हे एवरीवन, आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं यूनिट टू एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया का चैप्टर 3 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। और इसका भी एक सब टॉपिक है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। और ये जो मैं बुक अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है, जो कि लिखी गई है राजीव अहिर सर के द्वारा। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस तरह यूरोपियंस ने इंडिया तक के लिए ट्रेड रूट की डिस्कवरी करी केप ऑफ गुड होप से होके, तो और कैसे कैसे पहुंचे यहाँ पे। अब हमने देखा था पिछले वीडियो में कि वास्को डा गामा ने इंडिया में मतलब 1498 में पहली बार कदम रखा था वास्को डा गामा ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वास्को डा गामा के बारे में ही समझते हैं। तो वास्को डा गामा जो था वो इंडिया में मई 1498 में पहुंचा, यानी मई 1498 में इंडिया में वास्को डा गामा पहुंचा। कहाँ पे? कालीकट में। अब ये जो थे इनके अंडर में 3 शिप्स भारत में पहुंची, यानी 3 शिप्स इंडिया में इनके अंडर में पहुंची। और ये जो थे वो लीड किए जा रहे थे गुजराती पायलट अब्दुल माजिद के द्वारा, यानी गुजराती पायलट अब्दुल माजिद के हेल्प से ये इंडिया में मई 1498 में पहुंचे 3 शिप्स लेके, और ये कालीकट में पहुंचे। तो अब इनका जो भारत में आगमन था वो इंडिया के हिस्ट्री के रुख को ही बदल दिया। अब कैसे इंडियन हिस्ट्री के कोर्स को बदल दिया ये देखते हैं। उससे पहले हम एक बार समझते हैं कि मतलब कौन सा रूट था, क्या डिस्कवरी करी इन्होंने, तो वो देख लेते हैं एक बार मैप में। तो ये जो आप मैप देख रहे हो, पहले की बात करें तो जब ये जो डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर नहीं किए थे उसके पहले क्या था कि उन्हें ट्रेड करना पड़ रहा था इस सी रूट से, यानी यहाँ से वो मेडिटेरेनियन सी से होके रेड सी से होते होते यहाँ इंडिया पहुंचते थे। बट इस रेड सी वाले एरिया पे कंट्रोल तो इजिप्ट का होगा, क्यों? क्योंकि इजिप्ट यहीं पे था, और इजिप्ट जो था वो कंट्रोल में था अरब्स के कंट्रोल में। तो इस तरह से यूरोपियन को यहाँ से ट्रेड करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और इन्हें सामान इन अरब इंटरमीडियरी से खरीदना पड़ रहा था जो कि हाई प्राइस चार्ज कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ से बार्थोलोम्यू डाइस फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार सक्सेसफुली यहाँ केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, और केप ऑफ गुड होप से पहुंच के इधर कहीं ईस्टर्न पोर्शन तक पहुंचा था वो। और उसने ऐसा क्लेम किया था कि उसने इंडिया के लिए रास्ता ढूंढ लिया है, बट वो सक्सेसफुली इंडिया पहुंच नहीं पाया था। पहली बार अगर बात करें सक्सेसफुली इंडिया पहुंचने तक की, तो वो पहुंचा था वास्को डा गामा, जो कि 1498 में पहुंचा था। तो अब यहां से देखिए हुआ क्या कि इससे पहले यूरोप से इंडिया तक पहुंचने का रास्ता यही जो सी रूट था वो मेडिटेरेनियन और रेड सी वाला ही ट्रेड रूट था, लेकिन उस पर कंट्रोल था अरब का, जो कि भारत से सामान यूरोप को महंगे दामों पर बेचा करता था। और इंडिया उस टाइम पर सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया कहने का मतलब कि इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस थी। कहने का मतलब कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा धन संपदा यहाँ पे मौजूद था। मतलब सोने की चिड़िया कहने का मतलब तो यही हुआ, जैसे यहाँ से जो भी स्पाइसेस वगैरह है वो बाहर जाके बिकते थे, और वो भी महंगे प्राइसेस पे। फिर यहाँ से जो भी प्रीसियस स्टोन्स हैं वो बाहर बिका करते थे। यहाँ के कपड़े जो भी होते थे, टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री, वो भी बाहर जाके बिकते थे महंगे दामों पे। तो इस तरह से इंडिया बहुत ही ज्यादा मतलब उस टाइम पे सोने की चिड़िया थी, एक तरह से आप कह सकते हो। तो इंडिया तक अगर डायरेक्ट सी रूट किसी को मिल जा रहा है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा मतलब खुशकिस्मती आप मान सकते हो, बहुत ही बड़ा खुशकिस्मत है। क्योंकि अब इंडिया एक तरह से आप समझो कि आपको एक सोने की खान हाथ लग गई है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट सी रूट के मिल जाने से अब जो अरब्स थे वो इन्हें कुछ परेशानी अरे नहीं पहुंचा सकते थे, हानि नहीं पहुंचा सकते थे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्टली वो यहाँ से पहुंच जाते इंडिया के लिए, तो इन्हें अरब इंटरमीडियरी से डील करना ही नहीं पड़ा। तो इसलिए ये जो यहाँ से सी रूट की खोज जो थी वो बहुत ही हिस्ट्री के लिए मतलब इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बाद में देखेंगे भी कि इंडिया में फैक्ट्रीज भी स्टेब्लिश करी गई पोर्टुगीज के द्वारा, और इस तरह से मतलब वो इंडिया को एक तरह से आप समझ सकते हो लूटना चाहते थे। तो अब इस तरह से उन्हें इंडिया में बहुत फायदा होने वाला था डायरेक्ट सी रूट मिल जाने के कारण। अब जैसे ही वास्को डा गामा कालीकट के पोर्ट पे पहुंचा, तो वहां पे कालीकट के राजा जैमोरिन थे, जो कि एक हिंदू राजा थे, मतलब हिंदू रूलर थे। उनने उनका स्वागत किया, यानी जैमोरिन
कालीकट के राजा थे जो कि एक हिंदू रूलर थे, उनने इनका स्वागत किया। और अब बात करें अगर कालीकट की, तो ये एक एंट्री पोर्ट था। एंट्री पोर्ट कहने का क्या मतलब हुआ? एंट्री पोर्ट कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था, साथ ही साथ गुड्स को स्टोर भी किया जाता था। तो इस तरह से कालीकट के पोजीशन के कारण इस जैमुरिन का किंगडम बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस था, यानी समृद्ध था, आप कह सकते हो। तो इसने वास्को डगामा की दोस्ताना यानी फ्रेंडली तरीके से स्वागत करी, बट इन्हें इन यूरोपियंस के इंटेंशन का कोई भी आइडिया नहीं था, यानी जैमुरिन को पता नहीं था कि ये यूरोपियंस करना क्या चाहते हैं, इनका इंटेंशन क्या है, आखिर सिर्फ ट्रेड ही करने आए हैं या फिर कुछ और भी करने आए हैं। अब जैमुरिन जो था एक लालची राजा भी था, उसे लगता था कि अगर कोई आया है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आया होगा, तो इसलिए मतलब इसने दोस्ताना तरीके से स्वागत करी ताकि इनको कुछ फायदा हो। पर अब वास्को डगामा के आने पर इन अरब ट्रेडर्स के मन में भी शंका बैठ गई। अब ये क्यों हुई? क्योंकि अभी तक तो अरब ट्रेडर्स ही ट्रेड किया करते थे यूरोप में, मतलब वो महंगे दामों पे बेचा करते थे, बट डायरेक्ट सी रूट मिल जाने के कारण अब ये जो वास्को डगामा था वो यहाँ से लेके जाएगा, या फिर कोई भी यूरोपियंस हो वो यहाँ से डायरेक्ट सी रूट से लेके जाएगा और वहां पे बेचेगा, तो इनका तो समझो कि दुकान ही बंद हो गया। तो इन यूरोपियंस की पकड़ यहाँ पे इंडिया पे नहीं होने देना चाहते थे ये जो अरब्स लोग थे, क्योंकि इन यूरोपियंस का इंटेंशन था कि वे इस ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड को मोनोपोलाइज कर ले, यानी बस यही काम करें यहाँ पे, यही ट्रेड करें। मतलब ये मिल बांट कर खाने वाले लोगों में से नहीं थे यूरोपियंस, ये अकेले राज करना चाहते थे एक तरह से अगर कहें तो। अब इस इंडियन ओशियन में बहुत पहले से व्यापार होता आ रहा था, तो इस इंडियन ओशियन में बहुत पहले से ही व्यापार होता आ रहा था, और इंडियंस हो गए, अरब्स हो गए, अफ्रीकन फ्रॉम ईस्ट कोस्ट हो गए, चाइनीज हो गए, जैवनीज हो गए, ये सब कुछ देश थे जो इस इंडियन ओशियन के थ्रू ट्रेड किया करते थे। पर ये सभी एक टैसिट रूल ऑफ कंडक्ट, यानी एक टैसिट रूल ऑफ कंडक्ट था, उसके अकॉर्डिंग मतलब काम किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। इस टैसिट का मतलब क्या होता है? टैसिट का मतलब होता है अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, यानी ऐसा कोई रूल बनाया गया नहीं था पर वो अंडरस्टूड था कि यहाँ पे किसी का डोमिनेंस नहीं होगा और हम सब ही यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करेंगे। मतलब इनको किसी से भी कोई परेशानी नहीं थी, कोई भी ट्रेड करे कुछ भी करे उससे कोई दिक्कत नहीं था, बस मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब ये था। पर ये जो पोर्टुगीज थे वो मोनोपोलाइज करना चाहते थे, ये जो लार्जली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड था इसे वो मोनोपोलाइज करना चाहते थे और अपने कंपटीटर्स कम करना चाहते थे। कंपटीटर्स की अगर बात करें तो स्पेशली ये अरब्स को हटाना चाहते थे इस रास्ते से, ताकि वो खुद ही यहाँ से सामान यूरोप में जाके बेचे और फायदा कमाए। तो अब वास्को डगामा की जैमुरिन से ज्यादा बनी नहीं, मतलब वास्को डगामा चूंकि ये जो जैमुरिन था वो एक लालची रूलर था, तो वो चाहता था कि वास्को डगामा उसके लिए कुछ लाया होगा, बट वास्को डगामा मतलब तोहफा में उतना कुछ लाया नहीं था, इसलिए वास्को डगामा से उतना अच्छा खासा बना नहीं जैमुरिन का। तो वास्को डगामा ज्यादा दिन तक नहीं रहा और वो 3 महीने तक भारत में रहा, फिर मतलब 3 महीने तक भारत में रहा और पोर्टुगल फिर वापस चला गया, और जाते जाते भारत से बहुत सारा माल भरकर जहाज में ले गया और उसे यूरोपियन मार्केट में वहां ले जाकर वो बेच दिया, और इससे उसने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाई। तो यानी वास्को डगामा जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो पोर्टुगीज जो थे वो मोनोपोलाइज करना चाहते थे और अरब्स जो भी कंपिटिटर्स थे उन्हें कम करना चाहते थे। वास्को डगामा यहाँ पे आया तो बट जैमुरिन से इसकी बनी नहीं और ये 3 महीने तक रहा, और उसके बाद वो पुर्तगाल बहुत सारा मतलब सामान भर के अपने शिप में वापस चला गया और वहां पे जाके यूरोपियन मार्केट में बेच के बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब खास करके पेपर के ट्रेड में, क्योंकि इन चीजों को मुस्लिम मिडिल मैन जो थे उनसे खरीदा जाता था और बहुत ज्यादा ही प्राइस चार्ज किया करते थे मुस्लिम मिडल मैन, यानी सेम अमाउंट ऑफ पेपर को मुस्लिम मिडल मैन जो थे वो 10 गुना महंगे दामों पे बेचा करते थे। तो इस तरह से अब 10 गुना ज्यादा दाम पे कौन ही खरीदेगा? अगर कोई मान लो कि हमें 10 गुना कम दाम पे अगर बेच रहा है तो मैं उससे खरीदूंगा। तो इस तरह वास्को डगामा यहाँ से जो भी सामान ले गया वो वहां पे बेचा 10 गुना कम दामों पे, बट फिर भी उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जब इन यूरोपियंस को डायरेक्ट सी रूट मिला जो कि केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके इंडिया को आती थी, उससे ट्रेड करके फायदा तो हो ही रहा था, इसलिए यूरोप के बाकी मर्चेंट्स भी चाहते थे कि वहां चल के प्रॉफिट कमाया जाए, मतलब ये चाहते थे कि वहां पे भी चल के अब प्रॉफिट कमाया जाए। तो इसके बाद भारत में यानी इंडिया में पेड्रो एल्वारेज कैब्रल आए, तो इनका आगमन हुआ भारत में
और इनकी बात करें तो ये सितंबर 1500 में आए, यानी सितंबर 1500 में यहाँ पे इंडिया पे आए। और इन्होंने यहाँ के राजा के साथ, मतलब ये आए थे यहाँ पे स्पाइसेस के ट्रेड के लिए, मतलब बेसिकली ये स्पाइस ट्रेड करना चाहते थे, मतलब स्पाइस जो भी है वो यहाँ से जाके यूरोप में बेचना चाहते थे। तो जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ के राजा के साथ नेगोशिएट करके ये कालीकट में एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे। यानी कालीकट में इन्होंने एक फैक्ट्री बना लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। पर चूंकि ये मिल बांट कर खाने वाले लोगों में से नहीं थे, मैंने आपको पहले ही बताया, और ट्रेड को मोनोपोलाइज करना चाहते थे, इसलिए यहाँ के लोकल्स और अरब्स ने इनके पोर्टुगीज फैक्ट्री पर हमला करके और इस मतलब हमला कर दिया, और इस हमले में बहुत सारे पोर्टुगीज मारे गए। तो अब ये कैब्रल जो था वो भाई पूरी फौज के साथ आया था, मतलब वो अकेले नहीं आया था। और ये पोर्टुगीज मतलब लैंड पे तो भले ही कमजोर हो, बट समंदर में बहुत ज्यादा ताकतवर थे, यानी इनकी नेवी जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो कैब्रल ने रिटेलिएशन में बहुत सारे अरब्स मर्चेंट शिप को सीज कर लिया, इनके क्रूज को पकड़ लिया और मार दिया, इनके कार्गो को कॉन्फिस्केट कर दिया यानी जब्त कर लिया, और इनके शिप्स को जला दिया। कालीकट में बहुत ही भयानक बम्बार्डिंग हुई और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ज्यादा मतलब मारा कटी सी मच गई थी, एक तरह से कह सकते हो। लेकिन कैब्रल भारत से गया नहीं, और वो किसी तरह कोचिन और कैनानोर के लोकल रूलर के साथ, यानी कोचिन और कैनानोर के लोकल रूलर के साथ ये एडवांटेजियस ट्रीटी साइन करने में सफल रहा। मतलब ये बहुत सारे एडवांटेजियस ट्रीटी को साइन करी इनने, मतलब लोकल रूलर्स के साथ, कोचिन और कैनानोर के। तो कैब्रल ने भी इंडिया में पोर्टुगल की पकड़ मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो बात करें कि जब यहाँ पे इसके बाद एक बार फिर, जैसे वास्को डा गामा एक बार भारत से तो हो ही आया था, और यूरोप में इंडियन गुड्स बेचने के बाद उसे बहुत प्रॉफिट भी हुआ था। तो वास्को डा गामा इंडिया एक बार फिर 1501 में आया, और इस बार पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने पोर्टुगीज की पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर ही दिया था, जैसा कि हमने देख लिया। इसने एक फैक्ट्री भी स्टेब्लिश कर ली कालीकट में, और फिर कोचिन और कैनानोर के लोकल रूलर के साथ कुछ ट्रीटीज भी साइन करी। तो ये जो कैब्रल था उसने मतलब पोर्टुगल की पकड़ थोड़ा मजबूत कर दी थी अभी इस टाइम में, 1501 के आसपास में। तो वास्को डा गामा ने कोशिश करी कि इस बार जैमोरिन से बात करके अरब मर्चेंट्स के सारे राइट मैं ले लेता हूं। पर जैमोरिन की अरब मर्चेंट से अच्छा रिलेशन था, यानी वो अच्छा खासा बनता था, ये पैसा अच्छा खासा देते थे अरब जो भी थे वो। और वे लोग जैमोरिन को तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए जैमोरिन ने मना कर दिया। यानी जैमोरिन जो था उसे पैसा अच्छा खासा मिलता था अरब्स के द्वारा, और उन अरब्स के साथ रिलेशन भी इसका अच्छा था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जैमोरिन ने मना कर दिया कि हम अरब मर्चेंट्स को भाई नहीं हटाएंगे यहाँ से। और इसके बाद फिर बीच में बहुत सारी घटना हुई, बट मतलब इस बुक के दायरे में रहते हुए हम लोग मतलब डिस्कस करते हैं। तो अब वास्को डा गामा ने क्या किया कि आसपास के लोकल रूलर से बात करके, यानी ये 1501 में तो फिर आया, उसके बाद आसपास के लोकल रूलर से बात करके इसने एक कैनानोर में एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। कैनानोर और कोचिंग में अपना ट्रेड सेंटर भी स्थापित कर लिया इसने। और इस तरह धीरे धीरे करके कालीकट, कैनानोर और कोचिंग पोर्टुगीज के इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गए। यानी वास्को डा गामा 1501 में आया, फिर जैमोरिन की उससे एक बार फिर से नहीं बनी, वो चाहता था कि ट्रेड को मोनोपोलाइज कर ले और इन अरब ट्रेडर्स को हटा दे, बट जैमोरिन नहीं माना। तो ये किसी तरह कैनानोर और कोचिंग के राजा से के साथ मतलब बात करके ये वहां पे ट्रेड सेंटर स्थापित करने में सफल हो गया। और इस तरह कालीकट, कैनानोर और कोचिंग यहाँ इनका जो था वो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया पोर्टुगीज का। अब धीरे धीरे यहाँ पे इनका जो भी फैक्ट्री स्टेब्लिश हो चुका था, और अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन पोर्टुगीज ने सेंटर को फोर्टिफाइड करने की भी परमिशन ले ली। यानी ये जो थे वो सेंटर को फोर्टिफाई करने की भी परमिशन ले लिए। अब अगर बात करें फोर्टिफिकेशन की, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी ऊंचाई पे आ गए हो ताकि आपको कोई हार्म न करे। पर फोर्ट हमेशा मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई जाती है। अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो तो आपको फोर्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। यानी इनका मकसद मिलिट्री एक्टिविटी है कुछ ना कुछ। और उस टाइम पे साउथ के रूलर्स की अगर बात करें तो उनमें भी उतना ज्यादा यूनिटी नहीं थी, यानी वो बहुत भागों में बटे हुए थे, डिवाइडेड थे, तो उन पर आसानी से कब्जा भी किया जा सकता था। और पोर्टुगल ने मतलब इन जगहों को फोर्टिफाई कर लिया, यानी अब ये जो है वो अपना पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में अगर बात करें तो इस तरह से अभी हमने देखा कि ये वास्को डा गामा और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने क्या क्या करी यहाँ पे इंडिया पे आके।
अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।